नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जून 2020 और आज जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उसे मैंने इस सेशन में शामिल करने का प्रयास किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो के दौरान कभी भी लगे किसी पॉइंट को नोट करना है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। किसने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म चैंपियंस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्री अमित शाह, ऑप्शन डी श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी। ये चैंपियंस प्लेटफॉर्म क्या है? चैंपियंस प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और ये पोर्टल काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर गाइडेंस में। और एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई के मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, जो कि नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वे जीत कर आए हुए हैं, श्री नितिन गडकरी। तो इस चैंपियन प्लेटफॉर्म पे माइक्रो एमएसएमई की जितनी भी समस्याएं हैं इसमें एक ग्रीवियंसेस सेल बनाया गया है और वे उसमें अपनी समस्याओं को लॉन्च कर सकेंगे और जिससे कि गवर्नमेंट उन समस्याओं को, उन ग्रीवियंसेस को दूर करेगी और ये इनके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये चैंपियंस पोर्टल आधुनिक लर्निंग मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम स्वनिधि योजना क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक रूप से एमएसएमई को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी किसान को बुआई के लिए अग्रिम राशि प्रदान करना, ऑप्शन सी जनधन योजना में लिस्टेड लाभार्थी को एक निश्चित राशि प्रदान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पीएम स्वनिधि पोर्टल या इसके तहत एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये एक योजना है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मॉनिटर करेगी, जिसके तहत जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जैसे कि रेहड़ा वाला, ठेला वाला, इन लोगों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि लॉकडाउन की वजह से जितनी भी आर्थिक नुकसान हुआ है ये उसे भरपाई करने में सहायता करेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है स्वनिधि का? एस फॉर स्ट्रीट, वी फॉर वेंडर, ANI आत्मनिर्भर, NIDHI ये निधि, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो इसके तहत जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन हैं? वो हैं श्री हरदीप पुरी, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का भी चार्ज है। तो मिस्टर हरदीप पुरी के पास 2 मिनिस्ट्रीज है, एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इसके तहत सिडबी इसे मॉनिटर करेगी। सिडबी का स्थापना 1990 में हुआ। 1990 में इसका स्थापना हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ। ये सिडबी का पोर्टल है उद्यमी मित्रा। सिडबी का पोर्टल है उद्यमी मित्रा और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का पोर्टल है पैसा पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट यूज करती है। कभी भी इंटरेस्ट किसानों को छूट देना होता है, सब्सिडी देना होता है तो पैसा पोर्टल से उसे मॉनिटर करते हैं। तो ये सिडबी
और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ये दोनों मिलकर इस पीएम स्वनिधि योजना को लागू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी किसके द्वारा अल्ट्रा डिसइंफेक्टेंट यूनिट का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी इसरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी DRDO। DRDO का हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, इसे जरूर याद रखें, जी सतीश रेड्डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु कर्नाटक का राजधानी है। अभी इसका सिल्वर जुबली मनाया गया है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, और ये इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट है और ये कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ का मेंबर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्कॉर्पियन फिश पहली बार भारत के किस तट पर पाया गया? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन बी मालाबार कोस्ट, ऑप्शन सी गुजरात तट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? तो ये है, भारत का मैप हम ऐसे देखेंगे, ये जो रीजन है तमिलनाडु का, जहाँ की श्रीलंका इधर है, ये रीजन आता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहीं पे ये फिश पाया गया है, स्कॉर्पियन फिश। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है स्कॉर्पियोनोप्सिस नेग्लेक्टा। इसका साइंटिफिक नाम है स्कॉर्पियोनोप्सिस नेग्लेक्टा। क्वेश्चन नंबर 6। थर्ड क्या है? ऑप्शन ए मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी सैटेलाइट, ऑप्शन सी फाइटर जेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये अभी न्यूज में है क्योंकि यूएस साउथ कोरिया को ये देने वाली है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका कि चीन बहुत ज़ोरों से विरोध कर रहा है। ये थर्ड का फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये यूएस की है डिफेंस सिस्टम, और इंडिया रसिया से खरीद रहा है S-400। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। G7 की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1975, 1976, 1977, ऑप्शन डी है 1978। तो इसका राइट आंसर है 1976। ये 1975 में G6 था, जो कि कनाडा के जुड़ने के बाद 1976 में ये G7 हुआ है। ये G7 कंट्रीज का नाम याद रखना एक टफ होता है, जनरली हम एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट मैंने तैयार किया है, वो ये है। ये है वो शॉर्टकट जिससे कि हम आसानी से याद कर सकते हैं G7 मेंबर का नाम। ये कैपिटल लेटर में जो भी हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, और ये जो स्मॉल केस में है ये इसे छोड़ देना है। आइए देखते हैं कैसे। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर कनाडा, F फॉर फ्रांस, G फॉर जर्मनी, I फॉर इटली, J फॉर जापान। तो ये 7 कंट्री हैं G7 के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मूडीज ने भारत की रेटिंग कितना कर दिया है? ऑप्शन ए Baa2, ऑप्शन बी Baa3, ऑप्शन सी Ba1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी Baa3। मूडीज एक अमेरिकन कंपनी है जो कि बहुत सारी फाइनेंशियल वर्क्स करती है ये, जिसमें कि एक है रेटिंग करना, एनालिसिस के द्वारा, रिसर्च एंड एनालिसिस के द्वारा ये रेटिंग करती है कि कौन सी कंट्री का रेटिंग कैसा होना चाहिए। और रेटिंग प्रभावित करता है इन्वेस्टर को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो क्रेडिबिलिटी देखता है कि ये कितना क्रेडिबल है। ऐसा तो नहीं कि पैसा इन्वेस्ट करने से वो पैसा मुझे रिटर्न न मिले। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर ज़्यादा अच्छे जिसका अच्छा रेटिंग है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये अमेरिकन कंपनी अभी इंडिया का रेटिंग Baa2 से Baa3 कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी ने एक पैनल गठन किया था, उस पैनल का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए सतविंदर चौहान, ऑप्शन बी अजय मुर्मू, ऑप्शन डी धीरेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे सेबी ने एक पैनल का गठन किया था, उसमें उस पैनल के चेयरमैन थे इसात हुसैन। ये हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन इसात हुसैन, और इन्होंने अपने रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाना चाहिए, ताकि ये भी रेवेन्यू क्रिएट कर सके मार्केट से। जैसे कि बॉन्ड रिलीज करके या इक्विटी बॉन्ड ये सब रिलीज करके ये मार्केट से पैसे उठा सकते हैं। सेबी का चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। और सेबी का गठन कब हुआ है? तो उसका गठन हुआ है 1992 में। आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है, 1992 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा सटीक परिणाम देता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी टेस्ट, ऑप्शन बी RT-PCR, ऑप्शन सी दोनों सटीक देते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी RT-PCR। RT-PCR है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके तहत किया जाता है कि जो भी व्यक्ति जिसमें कोविड-19 के लक्षण हैं, उनका बॉडी से जैसे स्वैब लिया जाता है, स्वैब मतलब आप बोल सकते हैं कफ जो होता है, उसे लेकर के उसके अंदर का RNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसे रिवर्स प्रोसेस के द्वारा उसका जेनेटिक्स कोड को कोविड-19 के जेनेटिक्स कोड से मिलाया जाता है। अगर दोनों मैच करता है तो ये व्यक्ति को कहा जाता है कि ये कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। और ये एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है कि इसमें जब भी कोई डिजीज किसी भी इंसान को लगता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए जो भी एंटीबॉडी क्रिएट करता है, तो इसके तहत एंटीबॉडी टेस्ट में यही होता है। कोविड-19 से जब भी कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो उसके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है उस वायरस से लड़ने के लिए। तो उस वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होता है उससे केमिकल से रिएक्शन करा के एक डिफरेंट कलर देता है। अगर वो कलर आता है तो हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति में लक्षण है, लेकिन वो श्योर नहीं हो पाता है कि ये कोरोना का ही पेशेंट है। हो सकता है कि कॉमन फ्लू जो हम जिसे सर्दी बोलते हैं वो वायरस भी वो टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, लेकिन ये होता है कि इसमें एक लक्षण है कोविड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। एंटीफा क्या है? एक वायरस जो कि अफ्रीका में पाया गया। ऑप्शन सी राजनीतिक वामपंथी समूह, ऑप्शन सी कोविड-19 टेस्टिंग किट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक वामपंथी ग्रुप।
एंटीफा का मतलब हो गया एंटी फासिस्ट। जो फासिस्ट ग्रुप हैं वो राइट विंग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राइट विंग का मतलब हुआ कि वे उसमें ज़्यादा देशभक्ति होगा, वे अपने कल्चर और अपने कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव रहेंगे और दूसरों के प्रति थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट रखते हैं। तो अमेरिका में अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, उनका निधन के बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ अमेरिका में। तो वहाँ पे अभी उस ग्रुप को एंटीफा कहा जा रहा है, एंटी फासिस्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टियानमेन स्क्वायर का संबंध है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर है चीन। ये टियानमेन स्क्वायर बीजिंग का एक जगह है जहाँ पे कि प्रो डेमोक्रेसी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और चाइनीज आर्मी, जिसे हम बोलते हैं PLA, पीपुल लिबरेशन आर्मी ने इन्हें बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया था टियानमेन स्क्वायर पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीक मैके का स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए किरण सेठ, ऑप्शन बी मोहन अग्निहोत्री, ऑप्शन सी मनोज कुलकर्णी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्पीक मैके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम बोल सकते हैं एक मूवमेंट चलाती है। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट एंड कल्चर एमॉन्ग्स यूथ। इसका स्थापना किरण सेठ ने किया था और 1977 में ये IIT दिल्ली में इसका स्थापना हुआ था, स्पीक मैके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। वाजिद खान जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी राजनीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संगीत। ये मशहूर बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनकी जोड़ी थी साजिद वाजिद, जो कि दोनों भाई हैं। तो वाजिद अभी कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत जोगी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनीति। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री भी निर्वाचित हुए थे और इनका करियर शुरू हुआ था एज IAS। थैंक यू दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई और अच्छी आइडियाज़ हो तो प्लीज़ उसे कमेंट ज़रूर करें ताकि उसे मैं इस सेशन को और बेटर बनाने के लिए उसे इम्प्लीमेंट कर सकूं।